हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। इस प्रोग्राम में हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस को। और ये डिस्कशंस चल रही हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है। कई दफ़ा हम लोग जज्बाती भी हो जाते हैं और अपने फ़ैन होने की हैसियत से हम लोग अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं, कई दफ़ा शिकवा भी करते हैं कुछ लोगों के साथ। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैच डे 10 पर होने वाले मैचेस के बारे में। एक प्री गेम प्री मैच एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज होने वाले मैचेस के ऊपर। सबसे पहले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मैच होने जा रहा है नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन। ये ग्रुप एफ का मैच है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लैश होगा। और देखते हैं कि स्वीडन तुनीजिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद कैसे परफॉर्म करती है और नेदरलैंड्स अपने ड्रॉ के बाद कैसे बाउंस बैक करती है। उसके बाद ग्रुप ई के दो मैचेस होंगे। पहले मैच में जर्मनी और आइवरी कोस्ट का मुकाबला होगा। जर्मनी 7-1 से कुरासाओ को शिकस्त देने के बाद इस गेम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी। और उसके बाद होने वाले मैच में सामना होगा एक्वाडोर और कुरासाओ का। एक्वाडोर ने लास्ट मैच में बिल्कुल एंड पर जाके एक गोल कंसीड किया था जिसकी वजह से आइवरी कोस्ट ने उनको शिकस्त दे दी। और आखिरी मैच आज का होगा जापान और तुनीज़िया के बीच में। तुनीज़िया जो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग डिफीट के बाद इस गेम में आएगी। उनके हेड कोच को सैक कर दिया गया था, वो एक नए कोच के साथ इस मैच में आएगी। टीम देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। और जापान 2 दफ़ा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट उन्होंने कम बैक किया फ्रॉम अ गोल डाउन। स्टार्ट करते हैं पहली गेम से। पहली गेम है नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन। इब्न हनीफ साहब, कैसे देखेंगे आप इस गेम को और आपका क्या ख्याल है कि हाउ विल बोथ टीम्स परफॉर्म इन दिस गेम? स्वीडन का जैसा स्टार्ट हुआ इस वर्ल्ड कप का, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और ही जगह पर होगा और वो मेरे ख्याल में क्रूज़ करने की कोशिश करेंगे, टॉप करने की कोशिश करेंगे इस ग्रुप को। उनके पास अच्छी अटैकिंग ऑप्शंस हमें नज़र आई पिछले में भी और इसमें भी उनके परफॉर्मेंस के चांसेस हैं, अलेक्जेंडर आइजक एंड विक्टर योकरेश। जबकि दूसरी तरफ देखें, बहुत अच्छी टीम हमें लग रही है नेदरलैंड्स की, लेकिन जैसे आपने पिछले मैच से पहले बात की थी वर्जिल वैन डाइक की कि उनका परफॉर्म करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने गोल करके तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन फिर एक डिफेंडिंग एरर किया। उनके साथ जो थे वैन हैके, जी जी, उन्होंने भी उनके एक सेंटर बैक पेयर। या उनसे भी एक डिफेंडिंग जी। एरर हुआ, जिसके बाद नेदरलैंड्स वो मैच बराबर हुआ जापान के साथ। तो कोशिश करेगा नेदरलैंड के इस मैच को जीते किसी तरह, क्योंकि अगर ये ड्रॉ होता है, हारते नहीं भी हैं, तो बहुत मुश्किल भी हो सकती है नेदरलैंड के लिए आगे जाने के लिए। क्योंकि ये कितने ग्रुप हैं भला? इस टाइम आई थिंक ग्रुप एल तक हैं, काउंटिंग मुझे नहीं आ रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई थिंक 12 ग्रुप्स हैं। 12 और क्योंकि 48 टीमें हैं तो 12 ग्रुप हैं। 8 में से तीसरी नंबर की टीम ने जाना है ना। 8 थर्ड प्लेस्ड टीम्स तो जाएंगी अगर टोटल। अब तीनों ड्रॉ कर जाता तो नेदरलैंड के लिए मुश्किलात हो सकती हाँ हैं। जी। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ स्वीडन की तरफ टीम, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आइडिया इस चीज़ का, लेकिन वो कॉन्फिडेंट भी हैं। और पहली विक्ट्री ये एक तो होती है 2-0 से जीत के, 2-1 से जीत के 5-1 की विक्ट्री, तो उनकी टीम में एक नई एनर्जी फूकी गई है। तो देखते हैं इस वक्त कैसे खेलते हैं। मुझे ये लगता है कि स्वीडन फेवरेट के तौर पे ये मैच शुरू करेगा और उनका पोजीशन भी ज़्यादा रहेगी, 55-45। आई थिंक आई वुड स्लाइटली डिसएग्री। मेरा ख्याल है कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट उस दिन एक बहुत अच्छी ऑपोजिशन थी जापान की शक्ल में। स्वीडन इज़ नो डाउट ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट टीम। मैं पर्सनली इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि टू मी ये अनफेयरली किसी और डिज़र्विंग टीम का स्पॉट खा के आए हैं। लेकिन इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम के जो क्वालिफिकेशन यूएफए ने रखा हुआ है। क्योंकि अपने जो प्रॉपर टूर्नामेंट था इनका यूरोपियन क्वालिफायर्स का, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स थे इनके थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और ये अपने नेशंस लीग की स्पॉट की वजह से जो है वो प्लेऑफ्स में पहुँचे। और पोलैंड और लेवेंडोव्स्की, जो कि लेजेंड ऑफ द गेम, हु वुड हैव हैड हिज स्वान सॉन्ग इन दिस वर्ल्ड कप एट द इंटरनेशनल स्टेज, तो उनको उससे महरूम कर दिया। उसके अलावा इटली जैसी टीमें बाहर हो गई और स्वीडन जो सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर पूरी क्वालिफिकेशन राउंड में जो है वो वर्ल्ड कप में है। लेकिन दे स्टार्टेड रियली वेल, लेकिन आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा किरदार तुनीजिया की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस का भी था। आई डोंट थिंक सो कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट वो उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। और आई थिंक नेदरलैंड्स विल बी हंग्री फॉर अ विक्ट्री। या तो आई एम सीइंग नेदरलैंड्स परफॉर्मिंग मच बेटर। उनकी मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, डी जॉन्ग, टियानी रेंडर्स, उसके अलावा कूप माइनर्स, अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स एज वेल। या अटैक में भी उनके पास डोनियल मालन है, उसके अलावा कोडी गैक्पो, मेम्फिस डिपाई ऑफ द बेंच।
बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, डम्फ्रीज उनके जो है वो फुल बैक्स में, सो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। आई थिंक दे अंडर परफॉर्म्ड, लेकिन इस मैच में दे विल बाउंस बैक। अगली गेम इब्न हनीफ साहब, अगली गेम जो है ये इंटरेस्टिंग है। जर्मनी ने पहले गेम में कुरासाओ को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी 7-1 से, और पहले राउंड ऑफ मैचेस की सबसे बड़ी विक्ट्री थी, 6 गोल्स का मार्जिन, जो कि अब कनाडा ने दूसरे राउंड ऑफ मैचेस में जो है वो बराबर कर दिया है। लेकिन गोल्स उतने नहीं किए। हाँ, गोल्स उतने नहीं किए। द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन अ गेम जर्मनी के पास ही है अभी तक फॉर दिस टूर्नामेंट। और देखना ये है इस मैच में कि क्या जर्मनी ने जो गोल स्कोर किए थे वो सिर्फ कुरासाओ के लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कुरासाओ के एक्सपोजर की कमी की वजह से इतने बड़े स्केल पे थे, या फिर वो वाकई एक आइवरी कोस्ट जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट भी ये परफॉर्मेंस रिपीट कर सकते हैं। और आइवरी कोस्ट हु आई थिंक गॉट स्लाइटली लकी अगेंस्ट एक्वाडोर, क्योंकि एनर वेलेंसिया ने पहले हाफ में 2 चांसेस जो कि बहुत अच्छे उनको मिले थे वो मिस किए। स्पेशली जो पहला चांस था, लाइक इट शुड हैव बीन स्कोर्ड, एनर वेलेंसिया मिस दैट, जिसकी वजह से वो 90th मिनट में अमद दियालो के गोल से जो है वो जीत गए। लेकिन आई थिंक कि उनका भी जो है एक इम्तिहान होगा। कैसे देख रहे हैं आप इस गेम को? अच्छा, जर्मनी को उन टीमों में से है जो अगर शुरू करती है गोल्स करना तो फिर हटती नहीं है। हमने 8-0 भी देखा हुआ है अपनी लाइफ में, हमने वो 7-1 भी देखा हुआ है। 7-1 ओह, ब्राज़ील, वो 2014 का सेमीफाइनल भी देखा हुआ है जिसमें माइरोस्लाव क्लोजे ने रिकॉर्ड 16 गोल बनाए थे, जब मेसी ने बराबर किया। और अब फिर हमने एक 7-1 देखा, और बहुत अरसे के बाद जर्मनी को इस फॉर्म में देखा है, जबकि ये मेरे ख्याल में वो जर्मनी नहीं है अभी भी जो 2014 में थी, 10 में थी, 6 में थी, 2 में थी, लेकिन अच्छी डिसेंट टीम है। और जैसे आपने कहा एवरी कोस्ट थोड़ा सा लकी भी रहा, और एक्वाडोर ने भी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन दे एटलीस्ट मैनेज टू विन, सो हमें क्रेडिट तो देना पड़ेगा आइवरी कोस्ट को। और आइवरी कोस्ट ने बहुत अरसे बाद ऐसा स्टार्ट लिया वर्ल्ड कप कैंपेन का। आई थिंक ये गेम पोजेशन वाइज तो जर्मनी की शायद जाएगी, लेकिन काउंटर्स पे या अटैक पे कुछ ना कुछ आइवरी कोस्ट दोबारा सरप्राइज कर सकता है। हमने अफ्रीकन टीम्स को ये करते देखा है इस वर्ल्ड कप में अभी सो फार। तो मुझे लगता है ये गेम पोजेशन वाइज तो 60-40 होगी, लेकिन जर्मनी की तरफ। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि इस मैच में भी कुछ पिछले मैच की तरह का रिजल्ट आ जाए जर्मनी की तरफ से। वो जर्मनी जब शुरू होता है तो वो सेमीफाइनल में जाके रुकता है, उससे पहले नहीं रुकता। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। लेकिन आई थिंक जर्मनी के एंड पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई थिंक मैनुअल नॉयर के अगेंस्ट भी अभी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो जो एक गोल हुआ था क्वेश्चनेबल है कि उसमें उनकी एरर था नहीं था क्या था, लेकिन एज फैक्टर बहुत इशू है। वो एक एज फैक्टर है। लीरॉय साने इज नॉट अप टू स्पीड आई थिंक अभी तक। जमाल मूसियाला भी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। काई हैवर्ट्स परफॉर्म्ड रियली वेल, अ फ्यू अदर जर्मन प्लेयर्स परफॉर्म्ड रियली वेल, लेकिन कुछ की प्लेयर्स जो कि जर्मनी के एक डीप रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस टूर्नामेंट में, they are yet to fire on full cylinders. So let's see कि ये गेम कैसे पैन आउट करती है। But at least they have managed to score 3 points and they have a confidence. Honestly, like उनसे you can't take away anything from them. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि होने जा रही है एक्वाडोर और कुरासाओ के बीच में। एक्वाडोर मैंने बहुत हाइप अप किया था कॉन्मेबॉल क्वालिफिकेशन में, जस्ट बीनीथ अर्जेंटीना। इन्होंने सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया था अपना वो क्वालिफिकेशन राउंड, और बहुत ज़्यादा हाइप थी। इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, स्पेशली इनके डिफेंस में, मिडफील्ड में। अटैक में आई थिंक जो वलेंसिया हैं, एज फैक्टर इज़ डेफिनेटली अ बिग कंसर्न फॉर हिम। और देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन पिछले मैच में बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी उनकी, और डिस्पाइट सम गुड display of talent and skill from other players, Valencia let his team down. इस मैच में आप क्या देख रहे हैं? कुरासाओ कुछ अपनी जो है वो प्राइड बहाल कर पाएगी, या एक्वाडोर भी उनको एक बड़े मार्जिन से हरा सकता है? देखिए, जब इतनी बड़ी हार हो जाती है आपकी ये वर्ल्ड कप के ओपनर पे, तो अगर हम देखेंगे तो अभी कुरासाओ की कोई इतना बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है, पहला डेब्यू ये उनका वर्ल्ड कप है। अगर बड़ी टीमों के साथ भी हो जाए तो हमने देखा है कि वो उससे रिकवर नहीं कर पाती हैं। अगर आप 2014 की स्पेन के रन को देखें, जो नीदरलैंड्स के साथ स्टार्ट में वो सुपर रॉबिन वैन पर्सी का गोल, उसका 5-1 के बाद वो चिली से भी 2-0 हार गए थे। तो मेरे ख्याल में कुरासाओ नई टीम है, कुडोस के वो आए वर्ल्ड कप में, उनको मैं कुछ ज़्यादा चांस बिल्कुल ही नहीं देना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी बड़ी हार से वापस उभरना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो
अपनी एक ऐसी एफर्ट और कोई एक्सेप्शनल प्ले कर देते हैं जिससे वो अगर ये मैच ड्रॉ भी कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो एक हफ्ते की तब्दील का ऐलान कर देना चाहिए कुरासाओ में। जबकि जो एक्वाडोर है, हमने उस पर बात की है कि उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनके पास टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं, बट सम हाउ एक्वाडोर के साथ एक हमेशा से इशू ये रहा है जब से मैं देख रहा हूँ उनको। मुझे लगता है एक्वाडोर को सबसे पहली बार मैंने 2002 के वर्ल्ड कप में देखा था, जो फॉल कर रही थी इटली, क्रोशिया, मैक्सिको के ग्रुप में, और उस वक्त उन्होंने क्रोशिया को हरा दिया था लास्ट मैच में। अगर क्रोशिया वो मैच जीत जाता या बराबर कर देता तो वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन थी उनकी राउंड ऑफ 16 में, और बाहर कर दिया था तो वो भी खुद भी बाहर हो गए थे और क्रोशिया को भी ले गए थे। तो वैसे मैंने एक्वाडोर का कोई बहुत अच्छा रन नहीं देखा वर्ल्ड कप्स में। लास्ट टाइम भी 2022 में वर्ल्ड कप इनका ग्रुप काफ़ी बैलेंस था। आई थिंक अपने हिसाब से दे वर इन अ ग्रुप जहाँ से इन्हें आगे प्रोग्रेस करना चाहिए था, बट दे डिडंट। और आई थिंक उसका इन्हें एहसास होगा इस टूर्नामेंट में। इसमें भी स्टार्ट उनका अच्छा नहीं हुआ, इवन दो दे प्लेड वेल, लेकिन आई थिंक कुरासाओ के अगेंस्ट दे हैव अ चांस टू मेक अ कम बैक एंड विन विद अ बिग मार्जिन, क्योंकि 3 टीम्स के पास चांस है आगे क्वालिफाई करने का। तो और इनका लास्ट गेम जो है, इनकी लास्ट गेम जर्मनी के अगेंस्ट है, जो कि बहुत ट्रिकी होगी, मुश्किल होगा इनके लिए जीतना। और अगर ये तीसरे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन्हें अपने गोल डिफरेंस पे काम करना होगा आज, और एक बड़े मार्जिन से कुरासाओ को हराना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम देखें तो ये दो टीम्स, एक तुर्की और एक एक्वाडोर, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ऑल्दो मैंने आइवरी कोस्ट के साथ प्रेडिक्शन कर दी थी, कुछ इमोशनल ताल्लुक की वजह से शायद दीदी ड्रॉगबा बहुत, बेशक वो चेल्सी के थे लेकिन मुझे बहुत पसंद थे वो, तो मुझे ये लगता है कि फिर भी ये मैनेज, दे विल मैनेज टू विन। ओके, साउंड्स गुड। और आज का आखिरी मैच तुनीजिया वर्सेस जापान। तुनीजिया जो है वो एक इंतहाई एम्बैरसिंग डिफीट 5-1 के बाद जो है वो स्वीडन के अगेंस्ट आ रही है इस गेम में, और उन्होंने अपने हेड कोच को सैक किया और हर्व रेनार्ड को उन्होंने अपॉइंट किया। ये वही कोच है बाय द वे जो सऊदी अरेबिया की फेमस विक्ट्री अगेंस्ट अर्जेंटीना के टाइम पे लास्ट वर्ल्ड कप में सऊदी अरब को कोच कर रहे थे। तो probably working with the underdogs, with the minnows, he might be able to turn around the fortunes। लेकिन सऊदी अरब के साथ वो काम कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले से, तो थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। लेट्स सी हाउ ही इज़ एबल टू टर्न द फॉर्च्यून्स फॉर दिस टीम। लेकिन जापान ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट नेदरलैंड्स, और आई थिंक कम लोगों ने उन्हें चांस दिया था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने भी नहीं दिया था। एक प्रेडिक्शन तो ये आई थी कि नेदरलैंड्स इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप, व्हिच माइट स्टिल बी ट्रू, लेकिन लेट्स सी। आई वाज हाइपिंग अप जापान लास्ट टाइम अराउंड, आई एम गोइंग टू हाइप अप जापान अगेन, क्योंकि जापान जो है वो पिछले कई सालों से, आई मीन देव बीन इम्प्रूविंग, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग देयर फुटबॉल टीम। तो आप कैसे देख रहे हैं इस मैच को? कोई चांस तुनीजिया के पास वापस आने का, परफॉर्मेंस देने का, या जापान से आप कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जापान से अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ख्याल आते हैं आपके? अच्छा, पहले तो मैं जापान पे बात करूंगा। 2018 में काफ़ी अनलकी रहे कि 2-0 जीतते जीतते बेल्जियम से 3-2 हार गए, और वो कहाँ से वापस आया बेल्जियम आज तक नहीं मुझे समझ आई। तो शायद कहीं ना कहीं फिजिकलिटी में और स्टेमिना में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, मुझे लगता है ये और साउथ कोरिया दोनों। तो ये इस जापान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपने मुझे बताई थी, और फिर जब स्क्वाड हमने देखा कूबो और सारा, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। टुनीसिया को मुझे नहीं लगता उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा बचा है, क्योंकि उनके पास बेस्ट चांस ये था कि अपने स्टार्ट ओपनर पे जब ऐसी टीम होती है तो उनके लिए ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में अब यही है कि कोई एक आध बड़ी टीम को ड्रॉ कर दें, मैच आज का ड्रॉ कर दें या फिर नेदरलैंड के साथ ड्रॉ कर दें। तो उनको तो मैं कुछ ज़्यादा चांस नहीं दूंगा। हाँ, जापान बड़ा क्लोजली देखेगा नेदरलैंड और स्वीडन का मैच, और होप करेगा कि या तो बराबर हो जाए या फिर हार जाए नेदरलैंड। अगर दोनों सिचुएशन होती हैं तो उसमें जापान के लिए बहुत इजी चांस है कि फिर वो एक अच्छे मार्जिन से जीत के राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करें। अगर ऐसा नहीं होता तो जापान भी कहीं ना कहीं हो सकता है, और शायद तुक्का लग जाए तुनीसिया का। तुक्का इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह का स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत मुश्किल होगा उनके लिए वापस आना इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, आपने कूबो की बात की। कूबो के अराउंड भी कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं इस मैच से पहले। उनकी नी इंजरी का प्रॉबेबली कह रहे हैं, लेट्स सी कि वो खेलते हैं ये गेम या नहीं खेलते हैं। तो आई थिंक तुनीसिया के लिए, जैसे आपने कहा, मोस्टली अब जो रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं वो शायद कॉन्सोलेशन के लिए ही होंगे, लेकिन लेट्स सी उनके जो नए कोच हैं वो बहुत डिमांडिंग हैं।
लेट्स सी के तुनीजिया अगर कोई मिरेकल कर लेती है और कम बैक करती है किसी तरीके से, तो फिर ये ग्रुप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप से इतने ज़्यादा मैचेस हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि इंजरीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम कई टीम्स के लिए होने वाली हैं, और जिसकी बेंच स्ट्रेंथ होगी वही टीम कुछ करेगी, और वो हमें 2-3 टीम्स के अलावा ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उन कुछ लोगों की जितनी स्ट्रेंथ है वो सारी खेल रही है, उनके जब अपना सब्स्टिट्यूट भी आते हैं तो पता लग रहा होता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू बनेगा कई टीम्स के लिए। आई थिंक बहुत सारी टीम्स के लिए इशू होगा इस लिहाज से। आई थिंक फ्रांस की टीम बहुत वेल कवर्ड है, स्पेन है, स्पेन भी वेल कवर्ड है, इंग्लैंड है। आई थिंक स्पेन के प्रोबेबली सब्स्टिट्यूट्स अटैक में शायद उनके करंटली जो हम कल बात करेंगे उस पे। प्लेयर्स हैं उनसे बेहतर है। इंग्लैंड इज़ वेरी वेल कवर्ड, जर्मनी भी कहीं ना कहीं दे हैव अ डीप स्क्वाड, अर्जेंटीना इज डिफेंडिंग चैम्पियंस लेकिन उनका स्क्वाड थोड़ा थिन है इन कंपैरिजन टू देयर यूरोपियन कंपेटिटर्स। आई थिंक ब्राज़ील, आई मीन डिफेंस में इशू है, डिफेंस में भी इशू है, इवन अटैक में इशू है। एंड्रिक अनटेस्टेड हैं इस लिहाज से, बाकी उनकी इतनी ज़्यादा मुझे वहाँ भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही जो बैकअप है। तो आई थिंक ये आप पोर्टुगल पे नहीं बोले। पोर्चुगल भी ऑफ कोर्स बहुत डीप स्क्वाड है, लेकिन आई थिंक पोर्चुगल की मिडफील्ड की जो परफॉर्मेंस है और अटैक इन द फर्स्ट मैच, आई थिंक अटैक इस मैच में उस तरीके से फंक्शनल ही नहीं था। राफेल लियाओ बाद में आए, उन्होंने बहुत सारी ट्राइज की। रोनाल्डो वाज आइसोलेटेड अप फ्रंट और आई थिंक रोनाल्डो डिडंट हैव अ गुड गेम। हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की थी कुछ दिन पहले, लेकिन आई थिंक ये है कि पोर्चुगल कैन हैव अ गुड चांस अगर उनकी मिडफील्ड क्लिक करते हैं। आई थिंक रोनाल्डो बेशक परफॉर्म करें ना करें, आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विटीनिया और जॉ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस और उनके जो विंगर्स हैं, आई थिंक उन्हें राफेल लियाओ को स्टार्ट करवाना चाहिए। और उसके अलावा भी जो उनके विंग प्रोफाइल पे बर्नार्डो सिल्वा विंगर खेल रहे थे लास्ट मैच में, आई थिंक उन्हें मिडफील्ड में होना चाहिए और स्पेशलिस्ट को उन्हें विंग्स में खिलाना चाहिए। सो आई थिंक वंस दे फिगर आउट देयर कॉम्बिनेशन, आई थिंक दे विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। टीम्स की तरफ निकल गए। हाँ, तो आप प्रेडिक्शन पे आ गए। ठीक है जी, सही है, ज़बरदस्त जी। हमने यहाँ पे अभी तक चारों मैचेस जो है वो मैच डे 10 के कवर कर लिए हैं और अब हम रैपिड फायर प्रेडिक्शंस जो है वो लेते हैं इब्ने हनीफ साहब से, और मैं भी अपनी प्रेडिक्शन बीच में ऐड करूंगा। स्टार्ट करते हैं पहले मैच के साथ। इब्ने हनीफ साहब, नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन। स्वीडन 2-1। नेदरलैंड्स 2-1। अगला गेम है जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट। 3-0 जर्मनी। 1-1 ड्रॉ। अगला मैच एक्वाडोर वर्सेस कुरासाओ। 2-0 एक्वाडोर। 2-0 एक्वाडोर। और लास्ट गेम तुनीजिया वर्सेस जापान। 1-0 जापान। 2-0 जापान। ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया इब्ने हनीफ साहब। लेट्स सी हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे हमें फॉलो कीजिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।